तो आज अपना जो चैप्टर है रिवीजन में है ना, वन शॉट अपन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसके टॉपिक्स को देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। क्या वैसे चैप्टर को आप सभी ज्यादातर पढ़ चुके होंगे है ना, पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन की आवश्यकता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो आगे क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसमें इंट्रोडक्शन होता है यहाँ से कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। आप जानते ही हो कि समर्स के टाइम पे जब मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, क्या होता है, जनरली खराब हो जाता है ना। फ्रिज में रखा जाता है ना, किसी कारण से रखा जाता है, यानी उसको उसमें कहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना। दूसरी बात देखो, कोई आयरन तवा है ना, लोहे का कोई तवा है, पैन है, नेल है, कील है ना, उसको अगर हम ह्यूमिड टेम्परेचर में गीले वातावरण में छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं उस पर देखो इस प्रकार की जंग लग जाती है ना, कुछ ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाती है, इसको जंग हम कहते हैं, रस्टिंग है ना। या ग्रेप्स जो है ना, अंगूर हैं, वो सड़ जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, पक जाते हैं है ना, वहां पे भी एक रिएक्शन हो रही है। इन सब जगहों पर फूड, इसको खाना बनता है, क्या बात है, क्या मजेदार, क्या बोलते हैं इसको, लजीज खाना बन रहा है, शानदार है ना, पक रहा है खाना। खाने के पकने में भी वहां क्या होती है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है अंदर, तभी खाना पकता है ना। या हम जो खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है ना, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। आपने बायो के पहले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा ही होगा, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन है ना, डाइजेशन, ये सब प्रोसेस होती हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। विद रेस्पायर है ना, हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं रिएक्शन होती है ना। तो इन ऑल अबव सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। कहीं ना कहीं जो नेचर हुआ है सब्सटेंस का, या जो आइडेंटिटी हुई है, वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है ना, बदली है। लोहे का तवा जंग लग गई, खराब हो गया, उसका नेचर चेंज हुआ हल्का सा है ना, प्रॉपर्टीज चेंज हुई कहीं ना कहीं। तो सब में ये सब चेंजेस आए हैं। जब भी एक केमिकल चेंज होता है, whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी कभी एक केमिकल चेंज होता है तो वहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस कारण से केमिकल चेंज होता है। रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, हिंदी में बोले तो यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है। आप देखो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में पहले प्रिकॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ऑब्वियसली टीचर के गाइडेंस में ही ये एक्टिविटी होती है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन वगैरह पहनना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम की रिबन ले लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन सबने देखी ही होगी, नहीं देखी तो मेरे पास जरूर रखी हुई है, अपन दिखा भी सकते हैं, सब लेके चलते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार की मैग्नीशियम की रिबन होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फॉइल बन के आती है, गोल गोल सी है ना। मैग्नीशियम की रिबन लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी रिबन को ले लीजिए और इसको रब कीजिए सैंड पेपर से। रब क्यों कीजिए, सैंड पेपर से रब करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो इसको रिएक्ट करने से बचाती है ना। तो वो लेयर को हटाने के लिए इसको रब करना इंपॉर्टेंट है ना, इसको इसकी रबिंग कर दीजिए। देन होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और पेयर ऑफ टोंग से, किसी ना किसी चिमटे वगैरह से या चिमटी से इसको पकड़ लीजिए है ना, होल्ड कर लीजिए। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर, किसी बर्नर से इसको बर्न कीजिए। वॉच ग्लास, और नीचे वॉच ग्लास रखा हुआ है, नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, वॉच ग्लास जिसको कहते हैं, ये रहा। इसको नीचे रख दीजिए जहां पर ये जलाएंगे हम, है ना। तो जब ये जलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक सूट एकदम व्हाइट कलर की एक फ्लेम निकलेगी है ना, व्हाइट कलर की सूटी व्हाइट फ्लेम निकलेगी, और आप देख रहे हो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पाउडर नीचे गिर रहा है ना, व्हाइट पाउडर नीचे गिर रहा है ना। तो क्या ऑब्जर्वेशंस क्या आई, नीचे कुछ जो पाउडर गिरा है उसको नाम दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया, बर्न किया, तो नीचे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ पाउडर मिला, जो कि व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, कंक्लूजन, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। शायद मैंने सूटी व्हाइट फ्लेम बोल दिया, सॉरी, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। डेज़लिंग का मतलब चमकदार व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है और वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देती है मैग्नीशियम को। जो व्हाइट पाउडर क्या होता है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना।
और क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन जब हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना। एक और ऐसे ही एक्टिविटी है, टेस्ट ट्यूब ली गई है, पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन लिया है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है ना। और क्या किया उसके बाद देखेंगे आप ध्यान से, तो पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक येलो कलर का सॉल्यूशन बन रहा है ना। तो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से होती है, तो वहां पर येलो कलर की पीपीटी प्रेसिपिटेट का मतलब वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बॉटम में सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है ना, लेफ्ट आउट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो येलो कलर की एक प्रेसिपिटेट जो कि लेड आयोडाइड की है, लेड आयोडाइड पीबीआई, है ना, वो बनती है ना, लेड आयोडाइड। ऐसे ही एक और एक्टिविटी अगर हम देखेंगे, कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया, जिंक के ग्रैन्युलर्स डाल दिए हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं, है ना। और हमारे पास एक तरफ है, अगर आप देखोगे, ये रहा जिंक डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो वहां पर अगर आप देखो एक गैस रिलीज हो रही है जो कि है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना। मैग्नीशियम में H2SO4 डालने पर कुछ इस प्रकार की रिएक्शन Mg प्लस H2SO4, तो क्या हमारे पास मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, और साथ में अगर हम लिख दें मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनता है, MgSO4 का होल ट्वाइस, ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कोई बात नहीं, सॉरी Mg ले लिया, कोई बात नहीं, जिंक से कर लो। रिएक्शन लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 गैस को बिगाड़ देते हैं, तो ओके, रिएक्शन लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 दैट मेक्स ZnSO4 प्लस H2, जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, निकली है, बाहर निकली है ना। यहाँ पर भी आपने एक रिएक्शन देखी, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, कंक्लूजन क्या, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, है ना। यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो ये साइन है कि वहां पर गैस रिलीज हो रही है ना, हीट बाहर निकली है, टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, है ना, लिक्विड से गैस बन गया, है ना। तो ये सब साइंस हैं जो ये हमें बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, ये सब हमें क्या बताता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आप क्या लिखोगे, जब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है, whenever a chemical reaction takes place, there is an evolution of gas, takes place, change of temperature happens and there is a change of state has been shown, है ना। वहां पर स्टेट में चेंज देखा जाता है, टेम्परेचर में चेंज देखा जाता है, और गैस का इवोल्यूशन भी होता है ना, कलर में भी चेंज होता है ना। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस के चेंज ऑफ कलर भी चेंज होता है ना। यहाँ देख रही पीछे वाली रिएक्शन में भी आपने एक में देखा था, लेड नाइट्रेट वाली में पीपीटी बनी थी येलो कलर की, है ना। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हम कह सकते हैं, we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. पहला change in state, दूसरा change in color, evolution of gas, change in temperature और formation of precipitate, है ना। जैसे लेड नाइट्रेट की पीपीटी बनी थी, है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये पांचों चीजें अगर हुई हैं तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अगली बात, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करते हैं। स्टेट में चेंज होना, स्टेट में चेंज होने के बाद आप जानते होंगे, सॉलिड से अगर लिक्विड बनना है तो कैसे होगा, मेल्टिंग से होगा, मेल्ट करने पर सॉलिड लिक्विड में बन जाता है ना। वहीं लिक्विड को दोबारा सॉलिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, है ना। फिर लिक्विड से गैस में जाना है तो इवेपोरेशन, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन का मतलब बेसिकली ठंडा करना, है ना। गैस को धीमे धीमे, गैस के वेपर्स को ठंडा करोगे तो वो लिक्विड वेपर्स में बदल लेंगे, है ना। और सॉलिड को अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो सब्लिमेशन बोलते भी हैं, या इसका एक और नाम है डिपोजिशन, डिपॉजिट कर देना। गैस एक जगह डिपॉजिट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकती है,
कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ये करते हैं, जैसे आपको पता होगा कपूर, कैम्फर है ना, कैम्फर करता है, इसको कपूर कहते हैं, है ना। नेफ्थलीन बॉल्स करती हैं, देखी होगी आपने, घर में डाली जाती हैं नेफ्थलीन बॉल्स, है ना, नेफ्थलीन की गेंदें जो कपड़ों वगैरह में जो पुराने जो जैसी जगह है जहाँ कपड़े बहुत टाइम तक रखे जाते हैं वहां नेफ्थलीन की गेंदें डाली जाती हैं ताकि कीड़े ना लगे, है ना। और कौन सा एग्जांपल होगा इसमें? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा, ये शादियों में आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, दूल्हा दुल्हन आते हैं, है ना, तो नीचे देखा जाता है आसपास घड़े लगा दिए जाते हैं, मटके, है ना, मटकों में वो कुछ डालते हैं तो वहां पर बादल बनते हैं। बादल किसके होते हैं? वो सॉलिड CO2 से ही बन रहे होते हैं। सॉलिड CO2 डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, गैसीय CO2 में कन्वर्ट हो रही होती है ना। स्टेट चेंज होता है वहां पर, सब्लिमेशन होता है। कोई सवाल बताओ? वही है ये सॉलिड CO2, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, जो तुमने बताया इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। टाइम मिले तो बताना। देख रहे हो रिएक्शन हो रही है, कलर में चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन होगी, गैस का एवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, है ना। ये देखो जम गया, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, लेड नाइट्रेट, यहाँ देखो येलो कलर की पीपीटी बनी हुई है ना, जम जाती है नीचे। सो वैलेंसीज वगैरह आपको पता होंगी, वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? भैया मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर और नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में जो NaCl होता है, इसका फॉर्मूला आप क्या होता है, इसमें सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, 2 8 1 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और Cl के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है ना, और क्लोरीन ले लेता है। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल। तो इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, हर एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि मतलब वो कितना कंबाइन कर पाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले या दे पाएगा, दैट्स कॉल्ड द वैलेंसी। तो ये सभी की होती है, आयंस की भी होती है। यहाँ पर कुछ आयंस लिखे हुए हैं, जरूरी है आपको पता होना, तो इसे आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में और जरूर याद कर लीजिएगा। इससे आपको ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि कोई अगर केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है तो वहां 2 और 3 कैसे लगाना है, वो इससे पता चलता है। जैसे हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये जितने लिखे हुए हैं इन सबकी वैलेंसी क्या है? 1, है ना। फॉर्मूला बनाना आता है वैलेंसी से? किसका? जो जितनी वैलेंसी होती है, जैसे सोडियम की वैलेंसी उसके नीचे, जैसे चलो हमने लिखी सोडियम की वैलेंसी इसके नीचे कितनी होती है? 1। और क्लोरीन की वैलेंसी, इसीलिए चप्पल खानी चाहिए 1। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, 1 लेगा, तो वैलेंसी 1 ही हुई। नहीं तो Na7Cl नहीं बनता, तो ये 2 हो जाएगा। NaCl 2 कहां से हो जाएगा? क्या गधा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ कुछ आयंस की वैलेंसी लिखी हुई है। ये सारे आयंस की वैलेंसी होती है 1, है ना। इन सारे आयंस की वैलेंसी क्या होगी? 2 वैलेंसी, है ना। Cd2+, कैडमियम 2+, कैल्शियम 2+, Mg2+। ये मतलब इन सब ने क्या किया है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए दिए हैं? 2 लिए हैं, दिए हैं। कैसे? मेटल्स में आ रहा है ना। हाँ, एक तो मेटल्स में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और ऊपर से प्लस लगा है, पॉजिटिव साइन लगने का मतलब है इन सब की बात नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं 2- भी है, ध्यान रखना। इन सब में देखो आधों में है, इन सब में 2- है, मतलब इन सब ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लिए हैं, गधे 2-। ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। हम मोस्टली गलत ही बोलेंगे, चेक करके बोलो, ठीक है।
कॉपर एंड आयरन बोथ हैव देम वेरिएबल वैलेंसी। अच्छा यहाँ पर एक बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉपर एंड आयरन बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी का मतलब, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब कॉपर और आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब बदलती हुई वैलेंसी है, वैलेंसी चेंज भी हो सकती है। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी, है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 जो कि फिक्स्ड है ना। अमोनियम की 1, लेड 2 प्लस की 2, बाकी इनकी कॉपर और आयरन की चेंज होती रहती है, वेरिएबल वैलेंसीज हैं। अब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? A simple representation of a chemical reaction words is called a chemical equation or word equation। मतलब क्या किया, केमिकल रिएक्शन को शब्दों में रिप्रेजेंट कर देना, शब्दों में बता देना, शब्दों में लिख देना, क्या कहलाता है? वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम वाला हमने सबसे पहला एक्टिविटी करी थी, मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये इसमें लिख दिया, ये केमिकल इक्वेशन लिख गई। लेकिन आप देखोगे, अच्छा दोनों साइड में देखोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, है ना। और बीच में जो एरो है वो क्या इंडिकेट करता है? टू यील्ड या शोज द रिएक्शन, है ना। जिसने बनाया, जो रिएक्शन को शो कर रहा है, एरो शोज द रिएक्शन डायरेक्शन, सॉरी जो इधर से इधर रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर हुई है ना, वो एरो शो करता है। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का छोटा सा फॉर्म जो है लिखने का, वो क्या है? केमिकल इक्वेशन। तो अब पहले अगर आप देखोगे जो रिएक्शन थी वो शब्दों में लिखी हुई थी, है ना, लेकिन ऐसे शब्दों में लिखना फिजिबल नहीं है, आसान नहीं है, बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ता है। तो उसको क्या किया, उसके सिंबल्स में लिखना शुरू किया, Mg प्लस O2 दैट मेक्स MgO। ये हो गए रिएक्टेंट Mg एंड O2, है ना। MgO क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। एरो शोज द डायरेक्शन। तो यहाँ एक बात देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड इज सेम देन इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, एल्स इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन। ध्यान रखना, इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं जब रिएक्शन अनबैलेंस होती है, इक्वेशन अनबैलेंस होती है। अगर दोनों साइड के एटम्स, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड के एटम्स बराबर हैं काउंटिंग में, तो वो रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। नहीं तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे Mg का कितने एटम है? यहां पर, यहां Mg कितने, ऑक्सीजन कितने एटम है? 2। यहां तो ये बैलेंस्ड है? नहीं है, ठीक है। तो अब रिएक्शन इज कॉल्ड द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ऊपर को आप देखोगे तो वो स्केलेटल इक्वेशन अनबैलेंस लिखी हुई है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या क्या तरीके हैं? देखो, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट राइट हैंड से, सब पता होगा, आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ज्यादा इनको तेजी फटाफट भगाते हैं ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेपरेट बाय एन एरो, इनको एरो से सेपरेट किया जाता है ना। 2 और मोर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, अगर ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस के बीच में प्लस आ जाएगा, है ना। रिएक्टेंट्स के बीच में आप देख रहे हो एक प्लस लगा हुआ है ना। 2 रिएक्टेंट है, प्लस लगा के, 3 है तो तब भी प्लस लगा के, है ना। एरो के ऊपर क्या लगाया जाता है? जो भी कंडीशन है, मतलब हीट किया है या कोई किसी के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो जो प्रेजेंस है, कंडीशंस है, वो हमेशा एरो के ऊपर शो होती हैं। यहां पर देखो ये डेल्टा लगा हुआ है, मतलब हीट किया है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू मेक देयर रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छा बनाना है तो हम क्या करते हैं? उनकी स्टेट यानी एलिमेंट्स की स्टेट लिख देते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड है तो S, ऑक्सीजन गैस है तो G, MgO सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड क्यों लिखा? क्योंकि वहां पर पाउडर बनता है, पाउडर फॉर्म में है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो MgO इज अ सॉलिड। अगर वहां पर कोई लिक्विड होगा तो L लिखेंगे, और अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो क्या लिखेंगे? AQ, एक्वा सॉल्यूशन, है ना। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, सबको तरीके पता है ना। एटम्स को बैलेंस करना है, सारे एटम्स बराबर करने हैं, है ना। यहाँ पर कौन सा लॉ, और ये एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि अंडर विच लॉ, है ना, किस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हमारी बैलेंसिंग है वो होती है, वो किसमें होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होती है ना। मास कैन नाइदर बी, लॉ क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट
हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनके टोटल मास हैं वो बराबर होने चाहिए। A plus B that makes AB, total mass of the element in reactants is equal to होना चाहिए total mass of the product elements in products। ठीक, एक रिएक्शन लिखी है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अभी लिखी थी हमने पीछे, Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2। रिएक्टेंट साइड में देखोगे Zn है, नंबर ऑफ एटम्स 1, इधर देखोगे तो कितने हैं 1, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। हाइड्रोजन है, एक एक एलिमेंट लिखना है, हाइड्रोजन है कितने हैं 2, इधर 2, सल्फर है इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, ऑक्सीजन है इधर मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है ठीक है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और द नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टेप्स आपको सब पता है ना, बॉक्सेस बना लो। ये स्टेप्स देखो है ना, ये जो ये लिखने के लिए हैं, अगर आप पूरी एक एक स्टेप लिखना चाहो, अगर कभी आता है स्टेप लिखने तो ऐसे लिख दोगे, बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला है ना, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, बाकी अपना डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में आप यूपी बोर्ड में हो तो डायरेक्टली आता है, ठीक है, सीधा सीधा लिखने को आता है, तो आप डायरेक्ट लगा के भी लिख सकते हो। यहाँ देख लो, यहाँ Fe में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 है ना, और उधर देखो कितने हैं 3 है ना, यानी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन में इधर हाइड्रोजन 2 हैं, उधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन है 1, उधर है 4। तो बैलेंस करने के लिए स्टेप 3 क्या करना है, Fe3O4 को बैलेंस कर लो। यहाँ 3 Fe हैं तो यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे 3 है ना, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, तो यहाँ भी क्या करेंगे 4H2O, लेकिन यहाँ 4H2O का मल्टीप्लाई किया तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन कितनी हो गई 6 हो गई 8, और यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, 4 टू द 8, रिएक्शन बैलेंस है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप से ही ये चैप्टर खत्म होता है आगे जाके है ना। तो वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट नॉर डू एटम्स डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, हमने क्या देखा है, केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट में चेंज तो हो नहीं जाते, एलिमेंट तो सेम ही रहता है ना। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग या मेकिंग होता है बॉन्ड्स का बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस इन सब्सटेंस। जैसे आपने भी देखा था Zn प्लस H2SO4 बना क्या था ZnSO4 प्लस, यहां कोई नया एलिमेंट तो नहीं बना है ना, सारे वही एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, लेकिन क्या हुआ H2SO4 का बॉन्ड टूट गया बीच में से, हाइड्रोजन और सल्फेट अलग अलग हो गया है ना, और जुड़ गया एक बॉन्ड नया बन गया किनके बीच में, Zn और SO4 के बीच में, H2 अलग हो गया है ना। तो केमिकल रिएक्शन में यही होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है एटम्स के बीच में, जिससे नए बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कोल का बर्निंग है ना, CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब रिएक्शंस हैं। तो पहली रिएक्शन आती है नंबर 1, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कोई दो या तीन रिएक्टेंट्स मिलकर बनते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर था हमारे पास, हमने रूम टेम्परेचर पर, यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, 25 से 30 हो गया है ना। CaO जिसको हम कहते हैं क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी, दोनों मिलाया क्या बनी, सिलेक्ट लाइन, CaOH का होल ट्वाइस है ना, सिलेक्ट लाइन बनती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वहां पर हीट इवॉल्व होती है ना। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगी है ना। एक बात देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन प्रोड्यूस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। जो सिलेक्ट लाइन का सॉल्यूशन बनता है, जो घरों में अगर आप पुट्टी वगैरह कराओगे है ना, तो वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालकर ये सिलेक्ट लाइन बनाई जाती है और व्हाइट वॉशिंग करी जाती है ना, पुट्टी।
Calcium hydroxide reacts slowly with water with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। और क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है दीवारों पर, धीमे धीमे जो हमारी एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है ये उससे रिएक्ट करती है और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों पर। जो आपने देखा होगा ना, धीमे धीमे जब दीवारें खराब हो जाती हैं तो उनमें से पपड़ी छूटती है। जो आपने पुट्टी कराई थी वो पुट्टी पपड़ी के रूप में निकल गिरती रहती है ना, तो पपड़ी किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपने शुरू में करवाई थी पुट्टी, वो किससे रिएक्ट कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर गई थी, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन बाद वो सही हो जाती है, मतलब पपड़ी बन जाती है, व्हाइट वॉशिंग, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, और वॉल्स में एक शाइनी फिनिश आ जाती है ना, शाइनेस आती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। और ध्यान रखना, जो मार्बल जो होता है, ठीक है, पत्थर, उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही होता है। तो ये रही रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मेक्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन सी दिख रही है हमको, है ना। और वाटर साथ में रिलीज हो जाता है। इसमें आती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, इसी का टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऐसी रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, है ना, इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हीट का निकलना होता है, बाहर निकलती है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, नेचुरल गैस मतलब CH4 मीथेन, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया तो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। और साथ में क्या निकलती है, हीट। अगर हीट निकली है तो देन इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। बैलेंस कर दी, देखो यहाँ पर भी 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 4, और यहाँ पर 4 करने थे 2 लगा दिया, है ना। यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए थे, तो यहाँ कर दिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, 2 का 4, है ना, 4 हो गए। So reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। ठीक है। रेस्पिरेशन रिएक्शन, सांस लेना, है ना, उसमें भी जब सांस लेते हैं तो अंदर जाकर वो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन इसे ही कहते हैं ना। शुगर जो है हमारा ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन जब उसके साथ मिलती है तो वो टूटता है ना, ब्रेक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, प्लस एनर्जी निकलती है। इसमें बायो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा ये 3 तरीके से ब्रेक होती है। एक होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एक होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाती है तब शुगर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और वो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और वो लैक्टिक एसिड बहुत दर्द करता है मसल्स में, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब ऑक्सीजन होती ही नहीं है, यानी हमारी बॉडी की तो बात नहीं हो रही है ना, बात हो रही है ईस्ट वगैरह में, है ना। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन एटम में, 3 कार्बन का जो आपका टोटल कंपाउंड है वही पायरुवेट है। वो किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, पूरी ऑक्सीजन हो, यानी अभी हमारी बॉडी में जैसे पूरी ऑक्सीजन है, तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हम दोबारा से रिलीज कर देते हैं और एनर्जी हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाती है। सो इट इज अ रेस्पिरेशन रिएक्शन, आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच वी हैव टू गिव हीट, है ना, हीट हमको देनी पड़े, है ना, तो वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। जैसे यहाँ पर आप देखोगे फायर गेज में ट्राइपॉड स्टैंड पे बर्नर लगाया और आयरन सल्फाइड उस पर डाल दिया है, आयरन प्लस सल्फर, है ना, Fe+S हीट करने पर क्या हुआ, FeS बना, आयरन सल्फाइड बना। तो यहाँ हीट देखो अलग से देनी पड़ गई है ना, हीट देनी पड़ी, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, हीट इज एब्सॉर्ब, जब हीट को एब्सॉर्ब किया जाए तब एंडोथर्मिक, और हीट एग्जिट हो रही हो तो एक्सोथर्मिक, है ना। उसके बाद अगला टाइप आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट
कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, यानी ए बी दैट मेक्स ए प्लस बी, है ना। केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तीन कंडीशंस में होता है, तो हीट या लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग, एक बर्नर लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है ना। यहाँ पर आप जैसे बर्नर जैसे ही बर्नर से कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया तो वहां पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, है ना, जिसको लाइम वाटर कहते हैं, वो बना, कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रही है ना। यहाँ पर वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड गई और ये जो वाटर था वो क्या हो गया, मिल्की हो गया, क्योंकि यहाँ क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, जिससे पानी क्या हो गया, मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गई ना, CO2 प्लस H2O, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्की हो गया, है ना। तो ये रिएक्शन थी, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, तब वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaO प्लस CO2 बना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे तो CaO क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना। फेरस सल्फेट को हीट कर लो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, टेस्ट ट्यूब में हीट किया, है ना, FeSO4.7H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, 7H2O 7 मॉलिक्यूल्स पानी के होते हैं, है ना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स में। हीट करोगे तो फेरस सल्फेट कलरलेस बनेगा और पानी 7H2O अलग हो जाएगा, है ना। ये देखो कलरलेस हो गया, फेरस सल्फेट जब .7H2O होता है तो किस कलर का होता है, ग्रीन, जैसे हीट किया कलरलेस हो गया, है ना, और पानी उसमें से निकल गया, तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो एक प्रिकॉशन लिखा हुआ है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ, अपने आसपास कहीं भी इस पर माउथ नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो फेरस सल्फेट को हीट किया, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें गैसेस निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस गैसेस हैं, है ना। वो अगर एकदम पॉइंट करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेड नाइट्रेट की हीटिंग करना, है ना, रिएक्शन अलग अलग, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, लेड ऑक्साइड, देखो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें क्या निकलेंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, आप देख रहे हो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, फ्लेम्स, फ्लेम्स, फ्लेम तो नहीं कहेंगे, जो आग की जो लपटें होती हैं उसको फ्लेम्स कहते हैं, जो धुएं की होती हैं उसको फ्यूम्स बोलते हैं, है ना। PbNO3 का होल ट्वाइस हीट किया, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन है, रिएक्शन को जरूर नोट करें और आगे याद करने की कृपा करें, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपके ये सब रिएक्शंस आनी है, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में आएंगी, कहीं ना कहीं हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ली जाए, है ना। लेड नाइट्रेट लिखाओ, हीट लिखाओ, आगे डैश लिखाओ, तो डैश में आपको भरना होगा, फिल करना होगा, क्या होगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बैलेंस जरूर करना सीखें, है ना। बैलेंस करने के लिए क्या किया, आप देखोगे यहाँ पर Pb चेक किया तो Pb कितने थे, एक, और इधर भी एक, बैलेंस था। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं ना, होल ट्वाइस है तो 2 नाइट्रोजन पे भी आएगा, तो अब यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, ओनली 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे ना, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 3 to the 6, यहाँ कितनी है, नहीं 6 है, देखो 2 to the 4 और 2 6, है ना, लेकिन ये एक और आ गई 7 है, तो क्या करें, एक इधर 2 लगा दें, हाँ 2 लगा दें, अगर यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 8, और यहाँ नाइट्रोजन हो गए 4, यहाँ नाइट्रोजन हो गई 4, तो यहाँ इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा 4। अब सब कुछ बैलेंस हो गया लग रहा है हमको, है ना। ये देखो ऑक्सीजन हो गई 2 to the 6 to the 12, और यहाँ 4 to the 8 to 10 और to 12, सब कुछ बैलेंस, है ना। तो यही इसमें हुआ था, आप देखोगे 2 2 और 4 लग गया था। तो यहाँ पर हीटिंग से देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, तो इसको हमने पहले बताया क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, शुगर को हीट करके कार्बन और वाटर में कन्वर्ट किया है।
ना। A decomposition reaction carried out by heating is called thermal decomposition reaction। कौन कौन सी रिएक्शन करी? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, फेरस को, लेड नाइट्रेट को, शुगर को हीट किया, ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आती है। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, एक विंडो है एकदम खुली हुई बढ़िया सी विंडो, धूप आ रही है उसमें से, और सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर क्या रखा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। Ag सुनते हो? नहीं, AgBr नहीं सुनते हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट हो रहा है, यहाँ पर धूप आ रही है, आप देखो साइड साइड से देखो धूप कहाँ दिख रही है, धूप अरे दिख तो रही है, देखो ये आ रही है, देखो है ना, इस साइड से हो सकता है प्रोजेक्टर पे ना दिख रही हो इतना क्लियर, और यहाँ देखो ये आ रही साइड से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको हीट, जब ये अपने आप हीट हो रहा है तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बनके निकल रही है, ब्रोमीन गैस अलग हो जा रही है, और देखो कलर चेंज हो गया, पहले कलर व्हाइट था, है ना, जैसे ही इसमें हीटिंग हुई देखो ब्लैक, देखो सिल्वर कलर का हो गया, जो इसका ओरिजिनल कलर होता है सिल्वर का, हल्का सा वो ग्रेइश कलर का, है ना, उस कलर का हो गया, और ब्रोमीन गैस वहां से रिवॉल्व हो गई, लिबरेट हो गई। यही काम सिल्वर क्लोराइड के साथ होता है, AgCl2, Ag प्लस Cl2, है ना, 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए, तो लाइट के थ्रू। और लाइट के थ्रू जो डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं, फोटोलिसिस, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, ठीक है। बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी तो उस प्रोसेस में दोनों रिएक्शंस यूज होती थी, है ना। देखो एक और रिएक्शन यहाँ पर, एक एक्टिविटी है, एनोड कैथोड लगा लिया है बैटरी के थ्रू, प्लास्टिक का मग है, टेस्ट ट्यूब ली है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में वाटर फिल्ड है ना, और एक स्विच दे रखा है, और दोनों में क्या लगी है, ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है, ये ग्रेफाइट रॉड लगी हुई है ना अंदर। यहां से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स्ड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। यहाँ पर वाटर जो है वो एसिडिफाइड वाटर है, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर में थोड़ी सी ड्रॉप डाली हुई है H2SO4 एसिड की, ठीक है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिसिटी दी, जब यहां पर देखो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं कैथोड और एनोड, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये किसमें ब्रेक हुआ, पानी जो है वो ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखो इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन फिल्ड हो गई है और इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन फिल्ड हो गई है, दोनों में, है ना। डिकम्पोजिशन यहां पर किसके थ्रू कराया गया, इलेक्ट्रिसिटी, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा गया ना, तो जब इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कराया गया तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई, क्या किया गया, एक मग में वाटर लिया गया, उसमें कुछ ड्रॉप H2SO4 की डाली गई, ठीक है, ताकि वो आयंस में टूट पाए, आयंस में ब्रेक हो पाए। उसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगी थी, ग्रेफाइट की रॉड, ग्रेफाइट की रॉड क्या कैसे काम कर रही है, कंडक्टर काम कर रही है ना, और एक बैटरी लगाई गई, बैटरी के कैथोड और एनोड वहां पर कनेक्ट किए गए, स्विच ऑन करने पर क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गई, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस के यूजेस क्या हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, सोडियम और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्सट्रैक्शन का काम करता है ये रिएक्शन, है ना, एक्सट्रैक्शन के काम है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप पढ़ोगे एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ना। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पे बात आती है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, मतलब कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ना। पोटेशियम से लेकर, पोटेशियम से स्टार्टिंग होती है और कहां तक जाते हैं, गोल्ड तक, है ना। इसका एक तो एक वो भी था, याद करने का कोई मेथड था कुछ ऐसा, है ना। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, मरकरी को पता नहीं कैसे मिली मान लो, सिल्वर ऑडी, है ना, ऐसे याद कर रहे थे। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी ना। ये याद करने का कुछ मेथड था, अच्छा सा, ऐसे मेथड बनाते रहते हैं लोग अलग अलग, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप देखोगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स ऊपर की तरफ, रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी
डिक्रीज होती चली आ रही है, घटती चली आ रही है ना। हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी बहुत घट गई और गोल्ड पे जाकर बिल्कुल लो रिएक्टिविटी है ना। लोएस्ट रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? गोल्ड। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स को रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बांट देना मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है ना। अब हमारी रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट। दो रिएक्शन बची हैं अभी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में? कोई दो रिएक्टेंट हैं जिनमें से एक पूरा कंपाउंड है और एक अलग एलिमेंट है, तो कंपाउंड में से एक आयन निकलकर दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाएगा और वो जो कंपाउंड का मेन मेटल था वो अकेला हो जाएगा, है ना। AB प्लस C दैट मीन्स A प्लस BC, है ना। तो जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, है ना, डिस्प्लेस कर देता है जो लेस रिएक्टिव था, तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर जो AB प्लस C में जो C था वो ज्यादा रिएक्टिव था A से, तो इसीलिए B C के साथ मिल गया और A अकेला हो गया, BC प्लस A, है ना। यहां पर देखो एक और एक्टिविटी, सैंड पेपर, आयरन नेल्स ली गई है, ठीक है, और दोनों तरफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना। आयरन नेल्स को यहां पर 20 मिनट के लिए डाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, Fe को CuSO4 में जब डाला, यहां पर Fe को CuSO4 में डाला, तो आप देखो यहां पर क्या बना, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना और कलर भी चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू कलर और वो हल्का सा ग्रीन सा हो जाता है, ठीक है, उसको ग्रीन बोलते हैं, है ना, ग्रीनिश कलर सा हो जाता है। CuSO4 प्लस Fe क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। अब यहां हुआ क्या, कॉपर जो था वो लेस रिएक्टिव था देन आयरन, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट को ऐड कर लिया अपने में, तो आयरन सल्फेट बना प्लस कॉपर निकल गया, कॉपर अलग हो गया। यहां पर कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर चिपक जाता है, आयरन नेल के ऊपर पूरा एक साथ लग जाता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है ना। तो यहां देखोगे आप, कॉपर देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां एकदम नीचे से है ना, और आयरन थोड़ा ऊपर है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना, क्योंकि इसको डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट अपने साथ ऐड कर लेगा, ठीक है, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे Pb प्लस CuCl2, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर, है ना, अलग कर दिया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और लास्ट हमारी रिएक्शन इसमें कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा, आयंस डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे के जो आयंस हैं, आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, आयंस का रिप्लेसमेंट कह लो, इधर उधर आयंस बदल जाते हैं, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखो A प्लस B नेगेटिव, C प्लस D नेगेटिव था, वहां पर अगर आपने देखा A के साथ D हो गया, B के साथ C, है ना, C प्लस D नेगेटिव बन गया, A प्लस D नेगेटिव बन गया, है ना। The reactions in when a precipitate is formed by exchange of ions, यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनता है और आयन का एक्सचेंज भी होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, वो एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी लेड नाइट्रेट बना था, है ना, lead iodide, sorry, है ना। During a double displacement reaction, an insoluble substance form is known as precipitate। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना। और ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाती है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन है ना, देखो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड दोनों को मिक्स किया, यहां पर क्या बना, देखो सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस NaCl, है ना, NaCl का सॉल्यूशन बना और BaSO4 जो इसमें बेरियम सल्फेट बना है दैट इज द
व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको बेरियम सल्फेट कहते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। बेरियम सल्फाइड प्लस जिंक सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस जिंक सल्फाइड, है ना। यहाँ पर भी देखो आयंस का एक्सचेंज हो गया, है ना। व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट की बनी है रिएक्शन। CuCl2 प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो यहाँ क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस CuI2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड बनेगा, इसको क्यूप्रिक बोल देते हैं, है ना। I2 है क्यूप्रिक। इक और अस के बारे में आपको आगे जाके जरूर पता चलेगा कि ये इक और अस क्यूप्रस क्यूप्रिक कैसे हो जाता है ना। क्यूप्रिक आयोडाइड की कौन सी पीपीटी होती है, ब्राउन पीपीटी, ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट बनती है ना। और पोटेशियम क्लोराइड KCl बन गया, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट है वो सिंबलाइज किया जाता है बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। जब हीट इवॉल्व होती है तो ऐसे ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं, और जब प्रेसिपिटेट बनता है वो नीचे ऊपर तो जा नहीं रहा, वो कहां बॉटम में नीचे जाता है, तो उसको नीचे एरो बना के दिखा देते हैं, ठीक है, शो कर देते हैं। लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है आपको पता होगा, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो कॉपर का पाउडर है, चाइना डिश के ऊपर रख लिया है, ठीक है। वायर गेज है, नीचे ट्रिपॉड स्टैंड और बंसन बर्नर लगा हुआ है ना, बर्नर लगा दिया है। जैसे बर्नर से इसको हीट करेंगे तो देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, है ना, CuO बना, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कॉपर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखोगे C2H5OH जो कि क्या है, इथाइल एल्कोहल, है ना, इथाइल एल्कोहल, या कार्बन कंपाउंड्स पढ़ चुके हो, इथेनॉल, इथेनॉल 2 कार्बन मेथ H, OH लगा है तो अल्कोहल है, ऑल इथेनॉल, या उसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। प्लस सोडियम क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ये सब कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल में से कौन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गई, है ना। तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। हेंस ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसी का उल्टा कर दो, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड नहीं और उनमें से कोई एक चीज जो भी हो जाए, है ना। क्योंकि अगर दोनों हुए तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, है ना। कार्बन प्लस हाइड्रोजन CH4 मीथेन बना, हाइड्रोजन गेन हुई, रिडक्शन रिएक्शन, है ना। O3 से क्या हुआ, एक O3 को जब जो हमारी ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर के ऊपर जो यूवी रेज आती हैं सन से, वो ओजोन पे जब पड़ती हैं तो वो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम को नेसेंट ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, उसको तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, और फिर वो एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो जाकर O2 से जुड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये O3 को नहीं तोड़ती है, O2 को तोड़ देती है। जो ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट है उसको ब्रेक करती है, उसमें से उसको O2 को 2 पार्ट्स O और O में अलग कर देती है, और उनमें से कोई एक O2 से जुड़ गया O3 बन गया, और एक O2 से जुड़ गया O3 बन गया, वहां O3 का प्रेजेंट होता है। फिर कोई रे आती है, O2 को तोड़ती है, O2 में जुड़े O3 बन गया, है ना। ऐसे फॉर्मेशन ओजोन का होता रहता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, है ना। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन दोनों होंगे तो ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, इकट्ठे, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, है ना, इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। CuO plus H2, Cu plus H2O, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो CuO से O हट गया, ऑक्सीजन लॉस्ट हो गई, तो क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन,
रिडक्शन रिएक्शन है ना, यहाँ पर CuO का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन हटी है ना, यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ देखो H2 में O जुड़ गया है, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो दोनों हुई है, Cu इज चेंजिंग टू Cu, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो गया है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है ना, तो जब दोनों हुए और यहाँ पर CuO ने ऑक्सीजन दे दी, तो जो ऑक्सीजन देगा वो कहलाया जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे SBI का एजेंट पॉलिसी को देता है, तो पॉलिसी देने वाला SBI एजेंट, वैसे ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो CuO जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को रिमूव किया, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी एक रिएक्शन है, BaSO4+C BaS+CO। यहां पर भी देखो BaSO4 में ऑक्सीजन हटी है, रिडक्शन हुआ, C में O जुड़ा है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट BaSO4 हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ये भी रिएक्शन ZnO, Zn हो गया, ऑक्सीजन हट गई, रिडक्शन, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीडेशन, ZnO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, C क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, MnO2+HCl MnCl2+H2O, देखो MnO2 में से O2 हट गया, Cl जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन, और H में O जुड़ गया है, ऑक्सीडेशन है ना, दोनों हुए, ठीक है। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज कॉल्ड the process in which any metal corrodes or damages या destroys due to the moisture, air, oxygen, water है ना, इन चीजों के जब किसी एयर, वाटर, मॉइस्चर, इन चीजों की वजह से जब कोई मेटल कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। जनरली किसी से भी बच्चे से कोरोजन पूछो तो वो बोलता है जंग, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड जंग, यानी जंग मतलब रस्टिंग है ना, बट कोरोजन सिर्फ जंग नहीं है, किसी भी मेटल का खराब हो जाना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर है ना, वो कोरोजन होता है ना। बेसिकली ये फिगर हमेशा कोरोजन में दिखाया जाता है, तो इस चक्कर में ये दिमाग में बैठ गया है कि कोरोजन जंग नहीं। The slow process of decay or destruction of metal due to the effect of air, moisture, acids is known as corrosion. Due to the effect of moisture, a layer of reddish brown color is deposited over the surface of iron is called rust. है ना, its chemical formula is Fe2O3.H2O है ना। Copper object gets coated with a green substance called copper carbonate with the passage of time। जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन सब्सटेंस लग जाता है ना, उसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं है ना। मॉइस्चर और किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कॉपर कार्बोनेट लग रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है, कार्बन कार्बोनेट है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से कि कॉपर का कोरोजन है ना। इस ग्रीन सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, उनके ऊपर भी एक लेयर चढ़ जाती है ना, H2S। देखो ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो क्या सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं ना। दिस हैपेंस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, सिमिलर टू मेटल्स। अब खाने में है ना, जो फूड मटेरियल्स हैं वो जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखने पर खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं है ना, दैट्स कॉल्ड द रेंसिडिटी है ना। व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जो खाने का मतलब खाने में जो ऑयल और फैट्स हैं है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं है ना, लंबे समय तक रखे जाने पर दे बिकम रेंसिड, वो रेंसिड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। फूड खाने में सड़ाहट आने लगती है ना, गंदी सी स्मेल आने लगती है, फूड स्मेल्स फॉल एंड टेस्ट चेंजेस, उसका टेस्ट भी बदल जाता है, खराब टेस्ट हो जाता है ना। तो प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है, रेंसिडिटी को बचाना है रेंसिडिटी से, तो क्या करना पड़ेगा,
एयर टाइट कंटेनर में फूड्स को रखो, जैसे यहाँ पर डब्बे रखे हुए ना, ये देखो डब्बों के बीच में यहाँ पर देखो रबड़ है ना, एयर टाइट रबड़ है, एयर उसमें जा ही नहीं पाएगी, है ना। चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव। चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, है ना, अंकल चिप्स आप खाते हो, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए भरी जाती है, रिएक्ट नहीं करती, है ना, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी, है ना। एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या यूज करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, है ना। फूड आर आल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में फूड्स को स्टोर करो, है ना, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है रिएक्शन को होने का। रिएक्शन हाई टेम्परेचर में ज्यादा जल्दी होती है, लो टेम्परेचर में ज्यादा जल्दी नहीं होती। इट इज आल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सूरज से दूर रखो, गर्मी है ऑब्वियसली। सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, बहुत जल्दी होती है ना। ओके, तो यहां तक आपका एक चैप्टर था। ओके, तो इस चैप्टर को आप नोट्स को पढ़िए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, है ना। तो ये आपका चैप्टर डन माना जाएगा, और बाय बाय।